नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल मोदी। दर्शकों, जिस प्रकार से बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें तो एक ओर से दोनों ही देश ऐसे कि जो अभी भारत को अपना दुश्मन के तौर पे देखते हैं, पर खास तौर पे बात यह है कि बांग्लादेश जिसको आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी भारत ने, और आज वही जो बांग्लादेश है जो भारत से दुश्मनी मोड़ ले रहा है, तो वही पाकिस्तान चाहता है कि कुछ ना कुछ करके पाकिस्तान बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते बनाए। क्या यह कामयाब होगा? इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार विशेषज्ञ वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। सर, जैसे हम बात करें कि पिछले कुछ समय में जो बांग्लादेश में गतिविधियां हुई, खास करके हसीना की सरकार गिरने के बाद कुछ जो इस्लामिक या जो कट्टर इस्लामिक पंथ है वो वहां पे डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश की और नजदीक जा रहा है, तो इस मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं उसे 1971 तक, यानी 1947 से 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं वो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बन गया तब भी उसमें ऐसे लोग जैसे जमात इस्लामी है, एक नया वहां पर आतंकवादी संगठन आया है, आतंकवादी मिलिटेंट हिफाजत इस्लाम करके। अच्छा, ऐसे लोगों ने सरकार पर फिर से कब्जा कर लिया। ये 1971 तक भी एक्टिव थे। अच्छा जी, जमात इस्लामी और दूसरे जो इस्लामिक संगठन है वो 1971 भी एक्टिव थे, लेकिन जनता में पाकिस्तान के प्रति और डेमोक्रेसी के लिए जो एक उत्साह था पाकिस्तान के विरुद्ध और डेमोक्रेसी के प्रति, वो उसके कारण वो लोग दबे हुए थे। लेकिन आप देखिए कि बांग्लादेश का इतिहास कि 1971 में आजाद हुआ, शेख मुजीबुर रहमान वहां के प्रधानमंत्री बने, और उनको 1975 में 4 साल बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। जी जी जी। उस समय हसीना वाजेद जो बाद में प्रधानमंत्री, वो भारत में पढ़ रही थी, वो और उनकी बहन, वो भारत में थे इसलिए बच गए, बाकी उनके पूरे परिवार को उसी समय शायद उसी 1975 में ही उनको खत्म कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि बार बार जमात इस्लामी किस्म के लोग जो संगठन है बांग्लादेश में वो एक्टिव होते रहते हैं। उसके बाद में भी देखिए कि जो मिलिट्री गवर्नमेंट आई, HM इरशाद की गवर्नमेंट आई, जियाउर रहमान की आई, उसके बाद में बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो बेगम जिया की पार्टी थी, खालिदा जिया की, ये सब जमात इस्लामी समर्थक लोग रहे। तो वहां पर भी लगभग वैसा ही दोनों का गठजोड़ है, आर्मी का और इस्लामिक कट्टरपंथियों का, जैसे पाकिस्तान में। अच्छा, दोनों अलग नहीं है। बांग्लादेश बनने के बावजूद वो ईस्ट पाकिस्तान ही है। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उस समय जो कहते थे कि हमारा संस्कृति अलग है, हम बंगाली है, हमारी भाषा बंगाली है और उसी के जरिए से हम एक अलग देश चाहते हैं, तो वो सब अलग देश चाहते थे। वो जो उनका ज्वार था या बुखार था कुछ समय में खत्म हो गया वो। अच्छा। उसके बाद में उनको फिर से याद आया कि अरे हम तो मुसलमान हैं। तो ये जब इस्लाम बांग्लादेशी नेशनलिज्म पर हावी हो गया, तो फिर वो ईस्ट पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा। और अभी स्थिति ये है कि बांग्लादेश पूरी तरह से, यानी केवल एक फॉर्मली बचा है, एक औपचारिक रूप से वो ईस्ट पाकिस्तान घोषित नहीं हुआ है। बाकी सब गतिविधियां ऐसी हो गया है बिल्कुल वहां पर, वैसा का वैसा ही चल रहा है, और मुझे कोई इसमें इम्प्रूवमेंट की उम्मीद जल्दी नहीं लगती। अच्छा, वहां पर भी वैसा ही स्थिति आ रही है। आप देखिए कि पाकिस्तान में कैसी स्थिति थी, बांग्लादेश का तो ये चमत्कार था कि वहां की जैसे उदाहरण के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री थी वहां की, और एक अकेले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बल पर दुनिया में बांग्लादेश एक उदाहरण बन गया था कि एक इंडस्ट्री किसी देश का भला कैसे कर सकती है। वो इंडस्ट्री भी अब डाउन जा रही है। और करीब हमने देखा भी कि पिछले 10 सालों में काफी मतलब डेवलपमेंट हुआ। काफी डेवलपमेंट, काफी लोग गरीबी से बाहर निकले। हाँ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आप देखिए कि एक दुर्भाग्य है, नोबेल पुरस्कार देने वालों का भी दुर्भाग्य है ये कि अर्थशास्त्र में जिस व्यक्ति को उन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया, उसी की सरकार अपने देश को आर्थिक संकट में झोंक रही है। ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये भाई यूनुस मोहम्मद, जिन्होंने हम कह सकते हैं कि जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप करके लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स आए, हाँ, वो करने की कोशिश की, और इसी मुद्दे पर उनकी
हसीना वाजद की गवर्नमेंट से काफी मतलब तू तू मैं हुई, काफी झगड़े भी हुए, शायद मोहम्मद के खिलाफ केस भी बने, उनको शायद जेल भी जाना पड़ा, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन काफी दोनों के बीच में काफी तकरार हुई। और इसी का इसका आप देखिए कि मोहम्मद यूनुस के बारे में कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा समर्थित है। अभी 2 महीने पहले जब ये अमेरिका गए थे तो क्लिंटन और बराक ओबामा, जो बाइडन, इन सब लोगों से मिलके आए थे। और न सिर्फ मिले थे बल्कि अपने जो स्टूडेंट लीडर्स को भी मिलवाया था उन्होंने। अच्छा। जो अभी इनकी सरकार में सलाहकार बने हुए हैं। हाँ। और हसीना के कट्टर, और हसीना के कट्टर विरोधी है। तो आप देखिए कि दो लोगों के तकरार के बीच में एक पूरा देश गर्त में जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि बांग्लादेश जैसा हंसता खेलता यानी प्रोग्रेसिव स्टेट था, वो अब एक नीचे की तरफ जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई है। वहाँ की यानी वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, वहाँ पर कॉटन सप्लाई बंद हो रही है। भारत से जो बहुत सी चीजें जाती थी दो दैनिक उपयोग की, जैसे आलू है, सब्जियां हैं, अंडे हैं, ये सब इनके भाव बहुत बढ़ गए हैं। और भारत भाव बढ़ गए हैं, बहुत भाव बढ़ गए हैं और वो बिल्कुल पाकिस्तान के रास्ते पर जा रहा है। आप ये मान सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब एक कंगाल की ओर जा रहा है, कंगाल बन रहा है। हाँ, एक किसी ने कहा, मुझे भी हंसी आई थी कि पाकिस्तान हो गया है भिखारिस्तान। अच्छा। और बांग्लादेश हो गया कंगलादेश। बांग्लादेश हो गया कंगलादेश। बिल्कुल, मतलब तो ये स्थिति बहुत दुखद है कि भारत में जहाँ पर इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहे हैं अगले कुछ सालों में। उसके दोनों नंबर पे तो हम है, 5वें नंबर पर है। और उसके दोनों पड़ोसी जो कभी उसका हिस्सा थे, वो कंगाली की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, भारत के ये लेफ्ट राइट हम कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा लगता है जैसे भारत से अलग होके उन्होंने गरीबी को अपना लिया है। गरीबी का पहना पहन लिया है। अच्छा, जब हसीना सरकार गिराई गई, रातों रात उनको जिस प्रकार से वहां भागना पड़ा था, मतलब एक प्रकार से खुशी का माहौल भी दिख रहा था। अभी पिछले हफ्ते कुछ जिस प्रकार से म्यांमार की ओर से भी बांग्लादेश में जिस प्रकार से गतिविधियां तेज हो रही है, कुछ जगह कब्जे कर ली, ऐसी भी सामने आ रही है, वो क्या बात है? म्यांमार में एक मिलिटेंट ग्रुप है, इसको अराकान आर्मी का नाम दिया जाता है। लोगों को लगता है आर्मी, लेकिन आर्मी नहीं है वो। अच्छा। वो उसमें काफी बुद्धिस्ट लोग भी हैं और वो लोग एक्चुअली रोहिंग्या के खिलाफ बने थे। अच्छा, उन्होंने रोहिंग्या के खिलाफ बने थे, उन्होंने शस्त्र उठाए थे। और अभी स्पष्ट नहीं है कि इनको चाइना का समर्थन है या नहीं। अच्छा। कि चाइना कहीं इनडायरेक्टली इनके थ्रू पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कुछ हिस्सों में कब्जा तो नहीं कर रहा है। अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि इनडायरेक्टली चाइना इनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। अराकान आर्मी को, क्योंकि सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल भी दे रहा है, शस्त्र भी दे रहा है। अच्छा। और वो लोगों को ऐसा लगे कि जैसे भारत इनको कह रहा है, भारत की तरफ से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं। वो चाइना की तरफ से कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि भारत से वहां तक शस्त्र पहुंचाना इतना आसान नहीं है। अच्छा। चाइना से ज्यादा इजी है। एक बात है। दूसरा ये कि भारत अभी बांग्लादेश के किसी भी मामले में उलझना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पर हिंदुओं की बहुत स्थिति खराब है। और जरा भी अगर भारत बांग्लादेश के खिलाफ कुछ करता है, कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन करेगा तो वहां पर हिंदुओं पर और अत्याचार बढ़ेंगे। पिछले कुछ समय में करीब 3000 से ज्यादा हमले हुए। जी हाँ, काफी हमले। आपने 3000 से 4000 तो गवर्नमेंट ने माना है वहां पर। अच्छा। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने माना नहीं, 8000 से तो काफी सारे किस्से हुए, मतलब दर्ज नहीं हुए। पुलिस केस ही दर्ज नहीं करती। तो वहां पर स्थिति हिंदुओं की बहुत खराब है। वो अभी देखिए कि आप जो वहां पर एक चिन्मय प्रभु जो बिल्कुल फॉर्मर इस्कॉन के साधु थे, वो अभी तक निकल नहीं पाए। और जितने वकील उनका कोई केस भी नहीं लड़ रहा है, उनके केस तक नहीं लड़ने दे रहे। ये इस्लामिक आतंकवाद है वहां, कट्टरवाद भी। अभी आतंकवाद आ गया है, कट्टरवाद नहीं रहा है। और जैसे पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवादी सड़कों पर घूमते हैं, बांग्लादेश में वही स्थिति अब अभी पश्चिम पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान वही स्थिति। केवल नाम अलग हो गया, केवल नाम अलग हो गया कि बांग्लादेश हो गया इसका नाम। अच्छा। बाकी मैं तो उसको ईस्ट पाकिस्तान ही मानता हूँ। अच्छा, ये कुछ असर है कि जैसे जिस प्रकार से हसीना भागकर भारत में आई,
क्या ये भी एक गतिविधि है कि जिन वजह से वो लोग मतलब भारत को नफरत करने लगे हैं, क्या है? और दूसरी एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने एक आंकड़े कुछ देखे थे, भारत और बांग्लादेश की अगर बात करें तो अपना जो वैश्विक जो एक्सपोर्ट होता है उसका 3% हम बांग्लादेश में करते हैं, और बांग्लादेश अपना जो एक्सपोर्ट करता है उसका 12% भारत में करता है। किसको ज्यादा नुकसान होगा? बांग्लादेश को। भारत के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3% 5% उसको एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश को फर्क पड़ेगा क्योंकि उसकी हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर वो चीज एक्सपोर्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन या जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करता था, बहुत सारा कॉटन टेक्सटाइल भारत से होकर जाता था, हाँ, रॉ मटेरियल अब वो भारत से होकर नहीं जाएगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वही उनको पता ही नहीं लगता है कि हम लोग क्या नुकसान कर रहे हैं देश का। तो इसीलिए आप देखिएगा कि पाकिस्तान की स्थिति हो गई है, बांग्लादेश की स्थिति भी वैसी हो सकती है। कुछ दिनों में वहां पर आटे के दंगे वहां भी हो सकते हैं। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में ढाका में हम रोज रोज देख रहे हैं कि बैनर लगा के खड़े हैं हजारों की तादाद में, भारत की चीजों का बहिष्कार करो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना भारत को, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है, अगर आपने कुल्हाड़ी मार रहे और उनको खून नहीं निकल रहा तो उनकी इच्छा है। बहुत दुखद स्थिति है कि बांग्लादेश में। सर एक ये बात जाननी है कि जैसे हम देखे हैं कि जब इलेक्शन चल रहा था अमेरिका में, चुनाव प्रचार चल रहे थे, तब तक परिणाम ये कुछ नहीं, इलेक्शन नहीं हुआ था, और उस टाइम जब ये ट्रंप ने ऐलान किया था कि जो बांग्लादेश जल्द से जल्द हिंदू या क्रिश्चियंस जो बांग्लादेश में रहते हैं उन पे अत्याचार बंद कर दे। अब उनकी सरकार आने वाली है, वो तय है, 20 जनवरी को उनकी शपथ विधि होगी। क्या बांग्लादेश का असर बिल्कुल पड़ेगा। आप देखिए कि जहाँ तक बांग्लादेश के सड़कों का सवाल है, सड़कों पर तो वहाँ पर मुस्लिम आतंकवादी अतिवादी कुछ भी कहिए उनको, वो घूम रहे हैं, जमात इस्लामी वगैरह, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, लेकिन सरकार वहाँ की चिंतित है कि अगर एक बार डोनाल्ड ट्रंप आ गए और उन्होंने कहा कि मैं इनको देख लूंगा, इस भाषा में उन्होंने बड़ी सख्त उपयोग की थी, तो सरकार वहाँ की घबरा रही है। दूसरा ये है कि आप देखिए पिछले कुछ दिनों से 2-3 हफ्ते से हसीना वाजेद फिर से एक्टिव हुई है। बिल्कुल, उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनके कुछ न कुछ बयान आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि हसीना वाजेद अगर फिर से आ गई तो हम लोगों की खैर नहीं है, क्योंकि इस बार हसीना वाजेद को सिर्फ भारत का ही नहीं अमेरिका का समर्थन भी होगा। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा इनकी जो किरकिरी हुई है मोहम्मद यूनुस की, उनकी 84 साल की उम्र है और उन्होंने जिंदगी में जो इज्जत कमाई थी वो 6 महीने में गवा दी है। हाँ बिल्कुल। तो उनको ये लग रहा है कि मैं जैसे हम देखते हैं को नोबेल पुरस्कार, अब उनको कोई नोबेल पुरस्कार मिलता कहते ही नहीं है, मोहम्मद यूनुस ही कहते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर अब उनकी ये इच्छा है कि जैसे भी हो इलेक्शन एक बार करवा दूं और मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं। इसलिए अभी पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने घोषणा कर दी है स्टेट टेलीविजन पर कि बांग्लादेश में इलेक्टोरल रोल्स अपडेट करके और अगले साल दिसंबर 2025 तक या जनवरी 2026 तक बांग्लादेश में चुनाव हो जाएंगे। आप मानते हैं कि मतलब अमेरिका में ट्रंप के आने की वजह से शायद ये अनाउंस, मुझे लगता है क्योंकि उनको डर लग रहा है कि हम ये ट्रंप ने कह दिया है कि जहां जहां इस तरह की घटनाएं हो रही है तो वो अब ये बहाना ले सकते हैं बांग्लादेश के जो राजनीतिज्ञ हैं कि देखिए हमने तो चुनाव करवाया, उसमें हसीना वाजेद हार गई, वो हरवा सकते हैं। अच्छा, यानी जो अभी उन्होंने जबरदस्ती सरकार पे कब्जा किया हुआ है उसको वो लीगल दे देंगे कि हम तो इलेक्शन में जीत के आए। तो ज्यादा संभावना ये है कि हसीना वाजेद को हरा दिया जाए वहां पर, और जो पाकिस्तान टाइप की सरकार है वो वहां पर मिलिट्री कंट्रोल गवर्नमेंट वो बांग्लादेश में फिर से आ जाए। कोई बात है, पाकिस्तान की बात करें 1947 14 अगस्त वहां पे वो आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, पर आज तक भारत में कभी हमने मिलिट्री शासन नहीं देखा है। पाकिस्तान में बात करें तो शायद वही बात बांग्लादेश में भी है, क्योंकि 1971 के 4 साल बाद वहां पे भी मिलिट्री है, तो कोई फर्क नहीं रहा। पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान आज भी स्थिति वही है, सिर्फ देश के नाम अलग है। देखिए वहां पर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देशों की हम बात कर रहे हैं, वहां पर मिलिट्री रूल इज ए रूल और डेमोक्रेसी इज एक्सेप्शन। सब वो साइड में आ जाते। तो हाँ, तो एक्सेप्शन में भी क्या है कि वहां पर आप देखिए दो हसीना वाजेद के रिश्तेदार बांग्लादेश की आर्मी के चीफ थे, उन्होंने भी हसीना वाजेद को धोखा दिया। बिल्कुल, हाँ। अब देखिए कि आप अपने रिश्तेदार को लाएंगे
तब भी वो मिलिट्री वाला ही रहेगा, बिल्कुल, उसको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं। लेना नहीं है। वही हमने देखा। ये देखा आप, पाकिस्तान में क्या हुआ था, जिस व्यक्ति को नवाज शरीफ आर्मी चीफ बना के लाए थे, परवेज मुशर्रफ को, उसी ने उनका तख्ता पलट किया। जिस व्यक्ति को भुट्टो बनाए थे, जियाउल हक, उसी को उन्होंने उसी भाई भुट्टो तो मतलब जियाउल हक को सभी लोगों के बीच में बंदर करके बुलाता था, सुपर सीड करके उनको बनाया था आर्मी चीफ। बिल्कुल, 6 लोग उससे आगे थे, उसको छोड़ के इसको लाया गया, फिर उसी ने वहां पे मिलिट्री शासन किया। तो मुस्लिम देशों में, खासतौर से इन दोनों देशों का हमने देखा है कि ये एक परंपरा रही है कि आपका जो सबसे फेवरेट आर्मी ऑफिसर होता है वो अगला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है। और मेरे ख्याल से मतलब ये आजकल की बात नहीं है, शायद ये 6वीं-7वीं सदी से ही हमने पहले से ही है, ये पहले से ही है, क्योंकि जब ये शिया सुन्नी शुरू हुआ तब से भी ये परंपरा चली आ रही है। काफी ये कई देशों में आप देखिए कि सीरिया में देखिए, अभी तो इवन 4 जो कैलिफेट थे उसमें से भी 3 की उनमें भी मारकाट मची रहती है। हाँ, 3 खलीफाओं की हत्या हुई थी उसमें, और ये मारकाट तो मची हुई है ही पूरे 1400 साल से। जी, आज भले ही 57 देश हम कहते हैं इस्लामिक, लेकिन जैसे आप बता रहे थे ना कि अल्लाह वर्सेस अल्लाह जैसी, अल्लाह अकबर वर्सेस अल्लाह अकबर, वो हो रहा है वहां पर, सीरिया वगैरह में यही हो रहा है, लेबनान में यही हो रहा है। शिया सुन्नी मुस्लिम का गला काट रहे हैं। सर एक जानकारी ये भी है कि 1971 के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के मतलब करीब ना के बराबर रिश्ते रहे, और अभी हाल ही में एक शिप जो गया है वो पहली बार सुना जाता है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की ओर से गया है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पिछले 71 के बाद में, लगभग 54 साल के बाद में पहली बार कोई पाकिस्तान का जहाज बांग्लादेश के किसी बंदरगाह पे उतरा, चिटगांव पे, और इसको बड़ी वो मान रहे कि कमर्शियल, अरे भाई पाकिस्तान आपको क्या बेचेगा और आप पाकिस्तान से क्या खरीदोगे। दोनों की स्थिति इतनी खराब है, सही है, पाकिस्तान की तो स्थिति इतनी खराब है कि अभी 3-4 दिन पहले सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि तुम अगर अपने भिखारियों को यहाँ आने से नहीं रोकते, अच्छा, तो हम आपके देशों के हज यात्रियों को आप यहाँ आना बंद करवा देंगे। तो पाकिस्तान को मजबूर होकर करीब 4000 भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालना पड़ा। मतलब तो जा नहीं सकते क्योंकि जाके भीख मांगते हैं, ये जाके भीख मांगते हैं या फिर जेब कतरा। तो काबा मस्जिद के आसपास जो हज यात्रियों के जेब काटे गए या उनसे भीख मांगते का, ऐसे 90% लोग जो पकड़े गए उनमें पाकिस्तानी लोग हैं। ये तो मतलब ऐसा हुआ कि पाकिस्तानियों से बच के रहे, पाकिस्तानियों से बच के रहे, वही बिवेयर ऑफ पाकिस्तान। बात तो वही आती है, इस्लाम वर्सेस इस्लाम। वहां भी वही है, पाकिस्तान कहते हैं इस्लामिक कंट्री है, वही जाके जेब कतरते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है, बांग्लादेश की बात करें या पाकिस्तान की, ये इंडिया तो शायद हम कुछ नहीं बोलेंगे, पर एक बात है कि एक कंगालियत वर्सेस भिखारियत जैसे। हाँ, एक कंगाल है, दूसरा भिखारी। एक भिखारिस्तान हो गया, दूसरा कंगालिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया है। अभी ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन अब ये इस तरह की बातें आ रही है। जैसे हाल ही में अजीत डोभाल जो चाइना के विजिट के बाद कुछ बैन लगे हैं पाकिस्तान के ऊपर, अभी उसका पूरा डिटेल आना बाकी है, क्योंकि अभी भी वो वहां से बातचीत क्या हुई है उसके डिटेल आना बाकी है। तो जैसे ही वो आएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी एक अलग सा एपिसोड बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और शायद कहीं मैं बोलूं ना कि मतलब जब अजीत डोभाल कहीं जाता है तो पाकिस्तान की एक नहीं 10 बार अंदर से डर लगता है कि कुछ नया है, कुछ नया करेंगे, कुछ नया। हाँ, अजीत डोभाल का डर बहुत है पाकिस्तान को। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आज हमने बात की कि जिस प्रकार से बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर बात करें, दोनों ही एक कंगाल देश है, पर जो किसी न किसी प्रकार से भारत पे या फिर वो बयान की बात हो या फिर हमले हैं, वो उसमें बाकात नहीं रहते हैं। पर अब देखते हैं कि आगे बांग्लादेश की स्थिति क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीन, म्यांमार या फिर इधर की बात करें तो वो भारत की चीजों का जो बहिष्कार कर रहा है, शायद ये उसी के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे पधारे और इस बाबत पे आज हमने ये चर्चा की, और जल्द ही हम एक और अच्छा सा एपिसोड ऐसे ही टॉपिक पे, इंटरनेशनल टॉपिक पे लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। इसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी के लिए आप हमारा ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, वीडियो को आप पसंद करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद। મિત્રો, આપ યુટ્યુબ ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ
એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો. દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revoy.in ઓપન કરશો. ધન્યવાદ.